जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं इतिहास का एक नया टॉपिक जिसपे हम पढ़ेंगे संगम युग या फिर संगम काल के बारे में। इससे पहले कि हम सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग कोई नहीं देखे हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकता है। और प्लीज मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट होता रहता हूँ। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं है, कुछ भी मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो को पूरी देखा करिए। चलिए बगैर देरी किए शुरू करता हूँ आज की क्लास। देखिए, संगम शब्द जो है, ये संगम युग संगम काल के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे, ये शब्द जो है मतलब संगम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किस शब्द का है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है क्या? संगम। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सभा। ठीक है, क्या अर्थ होता है? सभा। संगम का मतलब क्या होता है? सभा। तो संगम काल का समय 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच तक माना जाता है। 100 ईस्वी से लेकर 300 तक, ठीक है, माना जाता है। किसका शब्द भाषा है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सभा होता है। इसकी काल अवधि कितनी मानी जाती है? तो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। तो प्राचीन काल में, आज से पास्ट काल में, प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किए जाते थे। ठीक है, तो तमिल कवियों के द्वारा ना सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की भी रचना की गई है। याद रखें, इन्हीं कवियों द्वारा, हम सारी चीजें भी बताते चलेंगे आगे, कि तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किए जाते थे और इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना भी की गई है। ठीक है, और इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहते हैं। फिर एक चीज और देखें आप कि 8वीं सदी में, ईस्वी में सर्वप्रथम इरैनार अगमपोरुल में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। तो आप लोग याद रखें कि इरैनार जो है, इरैनार अगमपोरुल में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। कितने संगमों का वर्णन मिलता है? तो आप याद रखें कि 3 संगमों का वर्णन मिलता है। अब वो कौन कौन संगम थे, कहाँ पे हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके संरक्षण में हुआ था, उस स्थान का नाम क्या था, वो सारी चीज हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब आप लोग नोट भी करते रहें और उसको लिख लें। देखिए, प्रथम संगम जो हुआ वो अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। ठीक है, इसके यहाँ अध्यक्ष थे और पांड्य शासक के संरक्षण में हुआ था और स्थल थी मदुरा। ठीक है, द्वितीय संगम जो हुआ उसके अध्यक्ष थे तोलकप्पियर, संस्थापक थे, अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। ठीक है, संरक्षण थे पांड्य शासक के संरक्षण में हुआ और जो इसका स्थल था, जो स्थान था, वो कपाटपुरम अलैव में था। ठीक है, तृतीय संगम जो हुआ वो नक्कीरर में हुआ, नक्कीरर अध्यक्ष के सर उसमें हुआ। ठीक है, और संरक्षण क्या थे? पांड्य शासक। एक चीज आप लोग ध्यान दें कि जितने भी संरक्षण हुए उस तीनों पांड्य संरक्षण के में हुआ। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों संगम पांड्य संरक्षण में ही हुआ है। 2 में अध्यक्ष जो हुए हैं वो अगस्त ऋषि हुए, तीसरे में नकीरर हुए हैं। ठीक है, स्थल जो था उत्तरी मदुरा थी और ये मदुरा थी और ये उत्तरी मदुरा। बीच वाला आपको याद रखना है कि कपाटपुरम अलैव में हुआ था। ठीक है, आगे देखें, संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 महत्वपूर्ण राजवंशों जैसे चेर, चोल, पांड्य का शासन था। मेरे ख्याल से यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एक फ्लैशबैक दिखाया है। अब हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है। पढ़ेंगे क्या?
सबसे पहले हम चेर के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितनी भी चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं, जो आगामी एग्जामों में आ सकते हैं, ठीक है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए किताब पढ़ना बड़ी बात नहीं है, किताब में क्या पढ़ना है ये बड़ी बात है, किताब में क्या छोड़ना है ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, किताब बहुत मोटी होती है, आप पूरी किताब को एक सिरे से पढ़ते चले जाइए, ये कोई महारत हासिल नहीं है, ये कोई क्वालिटी की बात नहीं हो। ठीक है, ये होता है कि आपको एक किताब दे दी गई, जो छोटे बच्चे को शीशी दे जाती, दूध पिए, पूरा दूध पी गया। नहीं, पेट में कितनी जगह है उतना ही लेना है। मतलब कहने का ये कि आपके किताब है, किताब में क्या चीज पढ़ना है ये मायने नहीं रखता, क्या चीज नहीं पढ़ना है ये जिसने जान लिया समझ लो वही सक्सेस हुआ है। हम वही चीज करा रहे हैं आपको, ताकि आपको ये पता चल सके आपको क्या चीज नहीं पढ़ना है और क्या चीज पढ़ना है। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे एमटीएस का पेपर हो रहा है, एसएससी एमटीएस का, आप पूरे जितने भी पेपर हो चुके हैं आप सारे पेपर उठा लें। मैं जहां तक पढ़ाया हूं अभी कुशाल वंश तक ही मैं कंप्लीट करा पाया हूं, ये मैं संगम काल आज शुरू कर रहा हूं। यहां तक आप देख लें कि आपको हर एक सेट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे पढ़ें, बल्कि ये सच है, आप जाके उसका क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेर के बारे में, फिर पढ़ेंगे चोल के बारे में, फिर पढ़ेंगे पांड्य शासन के बारे में। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग चेर राज के बारे में। तो चेर राज, याद रखिए कि चेर राज को कुडावर, ये कुडावर, विल्लवर, कुट्टवर, पुरैयार, मलैयार एवं बनावर आदि के नाम से जाना जाता है। क्या अजीब अजीब नाम थे। हाँ, नाम भी ऐसे कि लो तो जवान लड़खड़ा जाए। चेर राज का अगर इंसान नाम लेने लगे, कुडावर, विल्लवर, कुटवर, पुरैयार, मलैयार एवं बनावर, तो सारा नाम है कि पूरा इतिहास का गढ़, पूरा जवान लड़खड़ा गई। कोई बात नहीं, पढ़ना है ये, उसको पढ़िए। ठीक है, तो चेर राज को कुडावर, विल्लवर, कुट्टवर, पुरैयार, मलैयार एवं बनावर आदि नाम से जाना जाता है। तो चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। ठीक है, तो चेर का अर्थ क्या है? पर्वतीय देश, क्योंकि पर्वत की तरफ रहते थे। आगे देखें, तथा इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धनुष है। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था कि प्रतीक चिन्ह, प्रसिद्ध नाम, अन्य नाम, ठीक है, इनकी उपाधियां कब खत्म हुई, दोबारा कब आए, तो ऐसे भी लिखवा सकते हैं, जैसे और भी यूट्यूब में और सारे टीचर्स हैं लिखाते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि जब आप पढ़े तो कहानी की तरह पढ़ें। और जैसे लिख रहा हूं लाइन बाय लाइन, कोई हाइलाइटर नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं है, ऐसे ही लिखें आप। जब आप इसको पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी और आपके माइंड में बैठ जाएगी। फिर एग्जाम में आप उसको नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। वन लाइनर टाइप में क्या है कि चेर का अन्य नाम किस नाम जाना जाता था? कुडावर, विल्लवर, कुटवर, पुरैयार, मलैयार, बनावर। तो ऐसे नहीं, तो ऐसे पढ़ें। ठीक है, चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। तो ये सारी चीजें नहीं, आप जिस तरह से मैं लिख रहा हूं इस तरह से पढ़ते चलें तो आपको बहुत ज्यादा सफिशियंट है, अब बहुत ज्यादा आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब लाभदायक भी है। ठीक है, आगे देखें। उदयन जेरल, कौन? उदयन जेरल इस वंश का प्रथम शासक था। किस वंश का? तो चेर राज्य का, चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जेरल था। ठीक है, केरल का प्राचीन नाम चेर है। आज जो हम लोग भारत देश के दक्षिण के हिस्से में
आप अगर ऐसे खड़े हो तो दक्षिण के हिस्से में जो केरल है हमारा, ठीक है, तो केरल का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, वो चेर था। याद रखें ये चीज, ठीक है। केरल का प्राचीन नाम क्या है? तो चेर है। चेरों ने अपनी राजधानी वांजी अथवा करूर को बनाया था। तो चेरों ने अपनी राजधानी वांजी अथवा करूर को, हम इसको डायरेक्ट भी लिखवा सकते थे कि चेरों की राजधानी वांजू एवं करूर, लेकिन नहीं, आपको मुझे कहानी बतानी है, कहानी का याद कराना है। तो जैसे मैं लिखा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, ऐसे ही आप लोग लिखना, ठीक है। तो चेरों ने अपनी राजधानी वांजी अथवा करूर को बनाया था। अब देखें, सेन गुट्टुवुन, धर्म परावण कुट्टुवुन, इन्हें धर्म परावण कुट्टुवुन भी कहा जाता है, ठीक है। ये इन्हें लाल चेर भी कहा जाता है। किसे? सेन गुट्टुवुन को, ठीक है। सेन गुट्टुवुन का, उनको जो है लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह चेर वंश का सबसे महानतम शासक था, मतलब सबसे महान शासक। तो चेर वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सेन गुट्टुवन था, ठीक है। इसे किस नाम, अन्य नाम से जाना जाता था? इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और कालगी पूजा, कालगी पूजा का मतलब क्या होता है? कालगी पूजा का मतलब होता है पत्नी पूजा, ठीक है। कि शुरुआत जो है वो लाल चेर मतलब सेन गुट्टुवुन ने की थी। देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? पहला क्वेश्चन बनेगा, सेन गुट्टुवुन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा लाल चेर, ठीक है। दूसरी चीज, चेर वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो आप चाहे लाल चेर लगा दीजिए, चाहे सेन गुट्टुवन लगा देंगे, तो भी आंसर आपका ठीक होगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, कालगी पूजा की शुरुआत किसने की? तो आपका आंसर होगा चेर सेन गुट्टुवन, ठीक है, गुट्टुवन में। अब वहीं अगर बन जाए कि कालगी, देखिए अगर आप ये खाली पढ़े रहेंगे पत्नी पूजा, तो एग्जामिनर कालगी पूजा भी तो आपको क्वेश्चन दे सकता है ना, इसलिए मैंने दोनों चीज मेंशन करके चलेंगे। तो पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी? तो लाल चेर ने की थी। लाल चेर का किस नाम से जाना जाता था? तो सेन गुट्टुवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। मेरे ख्याल से यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चले फिर हम लोग आगे देखते हैं। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा, चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा हुआ जिसको आदिग ईमान, आदिग ईमान या फिर आदिगमन के था, ठीक है। तो चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका नाम आदिग ईमान और आदिगमन भी उसको कहा जाता है। चाहे ये नाम याद रखिए, चाहे ये नाम रखिए। मैंने दोनों नाम इसलिए मेंशन कर देता हूं ताकि आपको एग्जामिनर कभी भटका ना पाए, आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा आदिग ईमान या फिर आदिगमन था, जिसने दक्षिण भारत में, याद रखें कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। तो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो राजा आदिगमन ने, ठीक है। आदिगमन किस राज्य से संबंध था? तो चेर वंश का एक प्रसिद्ध राजा था। यह बात आप ख्याल रखें। आगे देखें, शुरुआत की थी और कहा जाता है कि उदयन जेरल ने 7 अभिषिक्त राजाओं को पराजित कर अधिराज की उपाधि धारण की थी। अब देखें, उदयन जेरल कौन है? किसने 7 अभिषिक्त राजाओं को पराजित कर रहा है? तो मैंने आपको पहले बताया था, उदयन जेरल इस वंश का प्रथम शासक था। किस वंश का प्रथम शासक था? तो चेर राजवंश का। इसने क्या किया था? 7 अभिषिक्त राजाओं को पराजित करके एक उपाधि थी जिसको अधिराज की उपाधि कहा जाता है। तो अधिराज की उपाधि
इसने धारण की थी। किसने? तो उदयन जेरल ने। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पे दिखाया ना, इस वंश का प्रथम शासक था। इसीलिए मैं आपको एक कहानी तरह लिखा रहा हूं ताकि आपको हर एक बात क्लियर होती जाए और हर एक चीज आपको याद भी रहे। यहां तक तो हमको चेर राज्यवंश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है और ना ही कभी बनेंगे और ना ही आज तक कभी बने हैं। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछेगा बस इतने से ही पूछेगा, आपको चेर राज्य से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बात कहा ना, किताब जैसे मान लीजिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें हर सब्जेक्ट की, तो किताब में क्या चीज नहीं पढ़ना है ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है तो यकीन रखिए आप फील्ड में उतरने लायक नहीं है, आप नहीं उतर सकते। अब मेरे दोस्त तैयार रहो अपनी जंग के लिए, क्योंकि इस मैदान में हर एक बंदा लाखों के भीड़ में रोज खड़ा हो रहा है। अगर आपने ये सोचा है कि मैं आज से नहीं कल से पढ़ाई करूंगा, 1 घंटे बाद नहीं दूसरे घंटे से पढ़ाई करूंगा, तो यकीन माने कि आप 1 लाख लड़कों से पीछे खड़े हो जाएंगे। जो चीजें आपको चाहिए, जो मकसद आपका है, जो इस पर आपका अधिकार है, वो किसी और के लिए हो जाएगा, कोई और लेके जाएगा। तो इसलिए कल के बजाय आज करो, आज के बजाय अभी करो और अभी के बाद तुरंत करो। ये मत कोई एक्सक्यूज नहीं, दिमाग को शांत मत करने दो, ये सोने के लिए बहुत मांगेगा, सो नहीं, इसको पढ़ो, गलती मत करो। मोबाइल पे ज्यादा नहीं, किताबों पे ज्यादा ध्यान दो। 14 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 घंटा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बस मेरा यही कहना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे हम पढ़ेंगे चोल राज्य के बारे में। अब देखिए, यहां तक तो हमने चेर राज्य वंश के बारे में पढ़ लिया, सारी चीजें क्लियर कर दी कि कहां से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितना बन सकता है, एग्जामिनर कहां से बना सकता है, सारी चीजें मैंने आपको दे दी। एक तरीके से घूटी मैंने आपको पिला दी। अब आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको कितना एब्जॉर्व करेंगे, कितना ले पाएंगे और कितना आप छोड़ेंगे। इतनी सी चीजें अगर याद कर लिया आपने तो याद रखिए, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो कोई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाहर गया तो मैं भी यहीं खड़ा हूं, आप भी यहीं हैं। कमेंट्स करके मैं अपना नंबर भी दे दूंगा कुछ दिन बाद, आज नहीं दूंगा, कुछ दिन बाद दे दूंगा। आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लें, मुझसे बात कर लें कि सर आपने जो पढ़ाया था वो गलत पढ़ाया है। ठीक है, यकीन माने इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल राज के बारे में। याद रखें, कल्ली, वलावन, सेम्बीदास तथा सिनई। याद रखें, अजीब अजीब नाम है मेरे भाई, अजीब अजीब नाम है, जवान लड़खड़ा जाती है। ठीक है, कल्ली, वलावल, सेम्बिदास, सिनई, बहुत अजीब अजीब नाम है। जैसे इनको देखो, विल्लवर, कुट्टवर, पुरैयर, मैयार, मलैयर, कुड़ावर है, बनावर, तो ये भी दिलावर भी कह देते हैं, सुनावर भी कह देते हैं। तो बहुत ये जवान लड़खड़ाने वाला काम है, परेशान मत हो, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कल्ली, वलावन, सेम्बिदास तथा सिनई जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित है। क्या है? तो याद रखें, चोल राजवंश के अन्य नामों से भी ये प्रसिद्ध है। कौन कौन से? तो कल्ली, वलावल, सेम्बिदास तथा सेनई जैसे नामों से ये प्रसिद्ध है। तो चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु, जो कर्नाटक के केरल के बगल में। ठीक है, तो चोल राज्य जैसे जो है जैसे नामों से प्रसिद्ध है, चोल राज पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के बीच में स्थित है। 2 नदियां हैं, उसके बीच में ये स्थित है। ठीक है, अब चोल वंश का इतिहास अगर हम देखें तो 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। इस वंश का जो इतिहास हमें मिलता है, तो इस वंश का जो हमें इतिहास मिलता है, चोल वंश का इतिहास, वो 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में
पांड्यों की शक्ति के कारण, मतलब ये पांड्य जो थे, इनके बाद जो चोल राज्य थे, रोज अभी हम पढ़ेंगे पांड्य राज्य के बारे में। तो पांड्य राज्य की शक्ति का जो है ना, इनका पतन हो गया था। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से मान लो खत्म हो चुके थे, हो गया था। लेकिन फिर ये 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। क्या हुआ? इनका फिर से उदय होता है। तो हमने क्या पढ़ा चोल राज के बारे में? तो इन्हें कल्ली, वलावल, सेंबिदास तथा सेनई जैसे नामों से ये प्रसिद्ध है। चोल राज पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के बीच में स्थित है। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है, लेकिन पांड्य राज्य, पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो जाता है और ये 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय होता है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो चोल वंश का जब 3री शताब्दी में पतन होने के बाद जब 9वीं शताब्दी में दोबारा उदय होता है, और किसकी वजह से पतन होता है? तो पांड्य शासक, जो पांड्य शक्ति थी उनके वजह से। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी में उनके उदय होने के बाद तो चोल वंश की प्रथम जानकारी जो मिलती है हमें, कहाँ मिलती है? प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। ठीक है, याद रखिएगा कि पाणिनि की रचना जो है वो अष्टाध्यायी है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी से ही हमको ये जानकारी मिलती है कि चोल वंश की प्रथम जानकारी जो मिलती है, तो क्या जो 9वीं शताब्दी में दोबारा उदय होती है। तो चोल वंश की प्रथम जानकारी उदय होने के बाद पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। तो ठीक है, यहां तक आपको मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखें तो तथा प्राचीनतम उल्लेख, सबसे पुराना उल्लेख हमें कात्यायन, ठीक है, कात्यायन ने किया। तो सबसे प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो बाघ था। क्या था? बाघ। ठीक है, तो चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? होगा मछली। ठीक है, हम सब चीज आगे आपको मेंशन कर देंगे। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज मेहरबानी करके क्लियर कर लीजिए। ठीक है, दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर देखें कि चोलों की प्रारंभिक राजधानी, जो सबसे पहली राजधानी जो इनकी थी, मतलब शुरुआत की राजधानी जो थी, वो उत्तरी मन्नूर, क्या है? उत्तरी मन्नूर थी। ठीक है, अब बाद में उरैयूर तथा तंजावुर, ठीक है, भी राजधानी बनी। सबसे पहले की राजधानी क्या थी? उत्तरी मन्नूर थी। फिर बाद में उरैयूर और तंजावुर इनकी राजधानी बन जाती है, किसकी? चोल वंश की। आगे देखें, उरैयूर कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यह क्वेश्चन बनता है कि उरैयूर किसके लिए, किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो उरैयूर किसकी राजधानी थी? तो मैंने आपको बताया चोल वंश की राजधानी थी। ठीक है, चोल राज्य की। तो प्रथम राजधानी उत्तरी मन्नूर, बाद में उरैयूर तथा तंजावुर इनकी राजधानी बनती है। और उरैयूर जो है इनके कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखें, कारिकाल तथा एलारा, ये दो राजा थे। ठीक है, सॉरी, हाँ, दो शासक जो चोल वंश के प्रमुख दो प्रमुख शासक थे। ठीक है, कौन? तो करिकाल तथा एलारा जो है वो दो प्रमुख शासक थे। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, अब आप देखिए, हम पढ़े पहले करिकाल के बारे में। तो करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था, जिसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर, कितना? 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाया। कितने किलोमीटर का बांध निर्माण करवाया था इसने? तो 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कराने का श्रेय करिकाल को जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कि कावेरी नदी के किनारे
160 किलोमीटर 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो वो करिकाल नाम है उनका। ठीक है, क्या नाम है? करिकाल। किससे संबंधित है? तो चोल वंश, चोल राज्य से संबंधित है इनका। तथा पुहार बंदरगाह, कौन सा? पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का भी निर्माण करवाया। याद रखें, करिकाल ने एक तो ये निर्माण कराया, दूसरा निर्माण इसने करवाया इसका पुहार बंदरगाह। क्या? एक कावेरी नदी किनारे बांध का निर्माण, फिर कावेरी पत्तनम का भी निर्माण करवाता है। कहां पर? बंदरगाह का, पूरा बंदरगाह के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, तो करिकाल की दो उपलब्धियां क्या क्या थी? तो सबसे पहले इसने कावेरी नदी किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाता है। दूसरा काम इसने जो कराया, सबसे अच्छा काम, जो पुहार बंदरगाह, जो कावेरी पत्तनम का भी निर्माण करिकाल द्वारा कराया गया था। ठीक है, आगे देखें तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में इलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जाके वहां पे क्या रावण को वध किए थे, 10 सरों वाला, ऐसा नहीं। रावण का वध करने वाले का नाम राम है, जिससे आप लोग अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ है आप लोग। ठीक है, आज लोग उन्हीं महान व्यक्ति जिनका नाम राम है, दशरथ के पुत्र, इन्हीं के नाम पर नारे लगाकर आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो ऐसा आप लोग मत करिए, क्योंकि आप शिक्षित है। इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता। आप इंसानों से मोहब्बत करें, जानवरों से मोहब्बत करें, इंसानों से मोहब्बत करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म से हैं तो उनके नाम का नारा लगाएं। ठीक है, कोई जय श्री राम करके कूदा जा रहा है, कोई अल्लाह अकबर करके कूदा जा रहा है, तो ऐसा ना करें। आप इंसान हैं, इंसान बने, इंसान से मोहब्बत करें। यही जो हम, मेरा प्यारा भारत देश इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ इखलाक, यहाँ मोहब्बत, यहाँ प्यार बढ़ता है। ऐ इंसान तू कहाँ रह गया, अब जानवरों से ज्यादा यहाँ इंसान कटता है। तो ऐसा आप ना करें। ठीक है, प्यार बनाए रखें और अच्छी से नॉलेज लें, पढ़ाई करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश को विकसित देशों पे ले जाए, विकासशील नहीं विकसित देशों पे ले जाए। आज मेरा भारत विकासशील पे ही लगा हुआ है। विकसित बनाइए, आगे बढ़े, हम बढ़े, आप बढ़े, एक साथ मिलके चलें। ठीक है, वो दिन याद करें जब पहले लोग एक ही थाली में बैठ के खाना खाया करते थे। कहाँ गया वो दिन? मुस्लिम के घर पे जब ईद हुआ करती तो सारे समुदाय के लोग इकट्ठा हुआ करते थे। कहाँ गया वो दिन? होली के दिन हर भाई सब एक जगह इकट्ठा होके होलियां मनाया करते थे, मुबारकबाद दिया करते थे, सारे शिकवे गिले दूर हुआ करते थे। कहाँ गए वो दिन? तो शिक्षित बने, अच्छे से पढ़ें, बेहतरीन तरीके से पढ़ें। पढ़ाई का मतलब यही होता है कि आप गलत कामों से बचें। ठीक है, मेरी बात बुरी लग रही हो तो तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, और अच्छी लग रही तो मेरी बात को फॉलो करिएगा, क्योंकि इंसान हो, इंसान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। इंसान है तो इंसान से मोहब्बत करें आप। आगे देखिए क्या हुआ। इलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक इसने शासन किया। देखिए, इलारा के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, न ही कभी एग्जाम में आता है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है कि इलारा नामक चोल राजा जो था वो किस पर विजय प्राप्त की थी, तो श्रीलंका पर इसने विजय प्राप्त की थी। और कितने वर्षों तक शासन किया? तो 50 वर्षों। ये भी पूछा नहीं जाता, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जा सकता है। तो आपको सॉरी, मैंने बताया कि चोल वंश में क्या क्या पढ़ना है। जितना पढ़ना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और चोल में जो जो पढ़ना था मैंने ये क्लियर कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आ सकते हैं, कितना आ सकता है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। इससे बाहर कुछ भी, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछेगा, नहीं पूछा जाता है। पांड्य राज के बारे में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जल्दी से इसको भी पढ़ के क्लियर कर देते हैं। देखिए, शुरुआत होती है चेर के बाद चोल का, चोल के बाद पांड्य राज का। पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। ये इंडिका
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, ठीक है, क्या नाम है, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है, इसमें एंडिका पुस्तक में, ठीक है। उसने लिखा है कि, क्या लिखा है उसने, कि पांड्य राज पर हेराक्ल की पुत्री का शासन था। इसका हेराक्ल की पुत्री का शासन था और वह राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध था, ये राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। और इनका प्रतीक चिन्ह कार्प है, क्या है, कार्प। यहां पे मैं लिख दूं, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कार्प है, ठीक है। क्या है कार्प, कार्प क्या होता है, कार्प एक प्रकार की मछली है, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो मछली न देकर वो कार्प भी दे सकता है, तो आप कार्प भी याद रखेंगे। और मछली, कार्प क्या होता है, एक प्रकार की मछली, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या है, इनकी इनकी राजधानी मदुरै, मतलब मदुराई थी। ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में मदुरै भी ऑप्शन होता है और मदुराई भी होता है, ठीक है। तो इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो था नोडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। तो समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी, तो नोडियोन ने की थी। किस राज्य से संबंधित था, किस राजवंश से, तो पांड्य राजवंश से। तो उम्मीद करता हूं आगे क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने अपना 100% दिया है और कोशिश भी यही की है कि मैं आपको हर एक बात यही भी क्लियर करके समझा सकूं। और उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें। और प्लीज मेरे फ्रेंड, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक चीज मेरे लिए कर दें, बस सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक शेयर कर दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपसे वादा कर रखा हूं कि हमेशा मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट ही पढ़ाऊंगा, कभी कोई चार्जेस नहीं लूंगा। आगामी एग्जाम जैसे आरओ आने वाली है, मैं उसके लिए हिंदी की प्रिपरेशन, हिंदी मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पर। ये सारे क्वेश्चन आरओ के लिए भी सफिशियंट है, आरओ में भी काम देगा आपको, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान न हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, यही हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, आपके आरओ के लिए सफिशियंट है, आरओ आपका क्लियर हो जाएगा। हिंदी बस मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी के लिए आप तैयार रहें, मेरे साथ जुड़ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो, बस ख्याल रखें आप। मिलता हूँ नए क्लास में, नई उमंग नई जोश के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।